Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have a discussion and practice questions on cost of production report. हम लोग आज के लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो एक जर्नल फॉर्मेट था वो आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं, उसमें कौन से सेगमेंट होते हैं। नॉर्मली 3 सेगमेंट होते हैं उसके ना। एक क्वांटिटी के हवाले से होता है जिसमें प्रोडक्शन समरी होती है जो क्वांटिटीज में लिखी जाती है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो बेसिकली जो है वो कॉस्ट की समरी होती है, जिसमें आगे 2 उसके पार्ट होते हैं, जिसमें एक कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट होता है और फिर उसके बाद कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन ऑफ जो है वो चार्ज टू डिपार्टमेंट होता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उसको किस तरीके से हम लोग क्या लॉजिक्स यूज करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उसमें भी 2 सिचुएशंस आती हैं जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। तो एक होती है कि अगर हमारे पास कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री हो या बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो। अगर तो बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो फिर कोई इशू नहीं बनता है, वही पीरियड की कॉस्ट होती है, उसी पीरियड के यूनिट्स होते हैं और एवरेज कॉस्ट निकल आती है। लेकिन अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है तो उस सूरत में हम लोग उस बिगिनिंग इन्वेंट्री को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। एक मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड और दूसरा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो वेटेड एवरेज मेथड को जो है वो किस तरीके से यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट। उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसमें मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बता दूंगा जिसमें अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री हो या बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो, दोनों सूरतों में आप एक ही फॉर्मेट को यूज करके वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके जो है वो जो भी आंसर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो आप लोग जो है वो उससे निकाल सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि ये एक फर्स्ट डिपार्टमेंट है कि सेकंड डिपार्टमेंट है। अगर तो फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो वो तो सिंपल है, वो उसकी सिचुएशन क्या होगी ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट है, मीन ये सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, मीन सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट है कोई भी, तो उसमें हम लोग किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से उसकी जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं और फॉर्मेट उसका क्या होता है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज जो है वो सिलेक्ट की है, एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, वो मैं लेके आप लोगों के साथ जो है उसको सॉल्व करूंगा और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी किस तरीके से बनाते हैं, जो है वो वेटेड एवरेज मेथड को यूज करके। और सेकंड डिपार्टमेंट का हम केस करेंगे और उसी में ही मैं आप लोगों को फर्स्ट डिपार्टमेंट की भी जो है वो ब्रीफिंग दूंगा कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में आप क्या करोगे, तो वो वही वाला फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक बन जाएगा। अगर आप लोग सेकंड डिपार्टमेंट का सीख लेते हैं तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का करना जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस लिहाज से हम लोग जो है वो आज जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक की बुक में से जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो है वो प्रॉब्लम मैंने एक सिलेक्ट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को बना सकते हैं वेटेड एवरेज मेथड को यूज करते हुए। और वेटेड एवरेज मेथड मैंने आपको बताया कि ये हम जो इन्वेंट्रीज होती है ना हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री, उसको हम लोग जो है वो ट्रीट करने के लिए उसकी कैलकुलेशन में उसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उसके ऊपर जो है वो बेसिकली हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। और दूसरा मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके जी, मैं आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। हियर इज द प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम P57। ये हम लोगों ने आज जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चेंज इन यूनिट कॉस्ट फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने के लिए और प्राइस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किस तरीके से चेंज हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो डेटा बेसिकली यही हमें रिक्वायर होता है और इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना चाह रहे होते हैं। तो गोम्स प्रोडक्ट कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स, एक उसका मिक्सिंग डिपार्टमेंट है और एक कुकिंग डिपार्टमेंट है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ पीरियड के लिहाज से इन्वेंट्री होती है, जैसे पिछला पीरियड खत्म होता है तो उसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो अगले पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे कुकिंग डिपार्टमेंट की भी इन्वेंट्री होगी और मिक्सिंग डिपार्टमेंट की भी इसी तरीके से इन्वेंट्री होगी। तो चूंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कुकिंग डिपार्टमेंट की, विच इज सेकंड डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को उसी लिहाज से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, 4000 यूनिट्स उसके जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री में थे और उनकी कॉस्ट जो थी वो थी 8600 फ्रॉम मिक्सिंग, और उस जो 4000 यूनिट है उनके ऊपर जो है वो कौन कौन सी कॉस्ट लगी हुई थी, वो 8600 मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आई थी, और ओन डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो थी, जो उस डिपार्टमेंट ने, जो कि कुकिंग डिपार्टमेंट था, उसने उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगाई हैं वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। वो हैं 500 के मटेरियल्स थे, 1000 लेबर थी और 2500 फैक्ट्री ओवरहेड थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 4 कॉस्ट एलिमेंट आ गए हैं। एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा जो है वो मटेरियल, लेबर और FOHT है। अब ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ है, 10,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 25,000। मंथ में हमें जो है वो 10,000 यूनिट जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके कुकिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं। तो मैंने आप लोगों को वर्क फ्लो और कॉस्ट फ्लो जो था प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये मैंने आप लोगों को समझाया है और उसकी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं कि वो वर्क फ्लो कैसे होता है और कैसे कॉस्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होती है। आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद कुकिंग इनकर्ड कॉस्ट 42,050 ऑफ मटेरियल, 8,500 फॉर लेबर एंड 21,250 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। और फिर कुकिंग डिपार्टमेंट ने जो है वो पर्टिकुलर मंथ के अंदर ड्यूरिंग द मंथ जो कॉस्ट ऐड की है उसमें वो उन्होंने हमें मेंशन कर दी है, मटेरियल की भी, लेबर की भी और FOH की भी। एंड फिनिश्ड 12,000 यूनिट्स, और जो भी उनके पास यूनिट जो ओपनिंग थे फिर उसके बाद उनको जो रिसीव हुए उन दोनों को मिला के जो उन्होंने कंप्लीट कर लिए वो हैं 12,000 यूनिट्स। At the end of the month there were 2,000 units in process, one half completed। एंड के ऊपर जो यूनिट्स थे वो क्या है, 2,000 यूनिट्स थे और वो 1/2 कंप्लीटेड थे, मींस ऑफ 50% कंप्लीट थे। अब याद रखिएगा जहां पे भी इन्वेंट्रीज होंगी उसके साथ उसकी जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी जरूर दी हुई होगी। लेकिन अगर देखें जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है, वहां पे उन्होंने 4000 यूनिट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें नहीं दी हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर उस सूरत में हम लोग सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि वो हम सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैंने कंपैरिजन भी आप लोगों का दोनों मेथड्स का जो है वो आप लोगों को वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि वो किस तरीके से होता है। ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूंगा कि अगर वेटेड एवरेज मेथड में जो है वो गिवन डाटा कैसा हो तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, और अगर हमें जो भी डाटा अवेलेबल हो और उसमें फिर हम लोग FIFO मेथड ये लगाएंगे या वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है ये हम फैसला कर सकते हैं। हमारा डाटा हमें बता देता है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो अगर हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री, याद रखें अगर हम FIFO मेथड लगाने जा रहे होंगे तो फिर हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगी और एंडिंग की भी चाहिए होगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ एंडिंग की दी हुई हो तो सिर्फ हम लोग वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है, ये मैं फर्दर भी आप लोगों को समझाऊंगा जब हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को ये सारा एलेबोरेट करूंगा कि किस तरीके से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को लेके चलते हैं और उसमें ये तमाम
तमाम चीजें एडजस्ट करते हैं। अब हमने हमारी रिक्वायरमेंट तो है वो उन्होंने डिफरेंट दी हुई है, डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ इन कुकिंग, यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ कुकिंग डिपार्टमेंट में यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। फिर उसके बाद ये 4 सवालों के जवाब हैं। अब ये चारों सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे जब हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग CPR कहते हैं। अब हम लोग जो है वो CPR बनाने के लिए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये है हमारे पास प्रॉब्लम 5.7 प्रॉब्लम है और हम लोगों ने बनाना है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के मैंने आप लोगों को 3 सेगमेंट बताए हुए हैं। एक जो क्वांटिटीज का स्केड्यूल होता है और दूसरा जो है वो हमारे कॉस्ट के रिलेटेड होता है। तो अगर हम लोग जो है वो मैं उन्हीं 3 स्केड्यूल्स की बात करता हूं, तो ये मैं आपको सबसे पहले जो है वो मैं इसके ऊपर हेडिंग दे लेता हूं, या इस तरह से समझ लें कि ये जो पहले वाला स्केड्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये मैं दोनों इकट्ठे इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं कि एक तो इसकी एक सिमेट्री होती है और इकट्ठे हम लोग क्या वो एक ही टेबल में ये तमाम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो बेसिकली क्या है, ये हमारी वर्किंग होती है। दिस इज वर्किंग फॉर CPR। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की बेसिकली वर्किंग होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड होती है, वो हम लोग जो है वो आगे चल के भी उसको जो है वो मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। अच्छा, सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल के लिए आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप यूनिट्स का कॉलम बनाएंगे। तो इससे आपके पास एक सेगमेंट बन जाएगा जिसको हम कह रहे हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। और आगे मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा इसके साथ ही। ओके, जब आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं तो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करूंगा और आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा जिसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम ये कहते हैं जी कि सबसे पहले हमारे पास आती है जी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग जो इन्वेंट्री है ये है, प्लस इसके अंदर जो है वो हम लोग चूंकि ये एक सेकंड डिपार्टमेंट है तो इसलिए हम लोग इसके लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड इन और रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो प्रायर डिपार्टमेंट से जो हमें रिसीव हुए हैं। तो आप एक जो है वो इसकी जो है वो सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं जी पुट इनटू प्रोसेस। पुट इनटू प्रोसेस भी कह सकते हो आप इसको, प्रोसेस इन द मंथ। इस महीने में जो हम लोगों ने प्रोसेस में यूनिट को डाले हैं, या फिर हम लोग इसको जब प्रायर डिपार्टमेंट है तो फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप लोग ट्रांसफर्ड इन भी लिख सकते हैं, और या फिर आप लोग ये रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, या ट्रांसफर्ड इन लिख लें या पुट इनटू प्रोसेस लिख लें। कोई भी आप वर्ड यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर आ जाता है हमारे पास कि भाई हमारे पास कितने यूनिट हमने क्या करने हैं, पूरे करने हैं। अब अब हम पूरे कहां से करेंगे, इसके लिए हम एक सेकंड सेगमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड आउट, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। कंप्लीट कर लिए और ट्रांसफर आउट कर दिए, मीन हमने अगले डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिए या हम लोगों ने कंप्लीट करके स्टोर में भेज दिए। ये बेसिकली इस फिगर को शो करता है। दूसरा हो सकता है कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड,
क्योंकि हमने कंप्लीट तो कर लिया लेकिन अगले डिपार्टमेंट में अभी वो ट्रांसफर नहीं किए, अभी हमारे पास ही पड़े हुए हैं, लेकिन हैं वो कंप्लीटेड ही यूनिट्स। तो इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। कल को हम लोग कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर करते हैं तो मैं वहां पे आप लोगों को वो वाली चीज जो है वो मेंशन कर दूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे है नहीं है, अगर आप लोग लिखना भी चाह रहे हैं कंप्लीटेड एंड इन हैंड अभी भी हमारे पास ही मौजूद हैं, तो ये दो तरह के यूनिट्स कंप्लीटेड हो सकते हैं। अच्छा, अब स्टिल इन प्रोसेस जो होते हैं वो होता है जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। एंड के ऊपर कितने इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ये वाले दिए होते हैं, और कुछ यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जी लॉस्ट। और आखिर में कुछ यूनिट जो अगर हम लोगों को फर्क आ जाए, मीन कुछ यूनिट जाया हो गए, खराब हो गए, कुछ डैमेज हो गए, जो आपको क्वालिटी नहीं बने, वो वाले सारे के सारे होते हैं लॉस्ट यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। अब ये इनमें हम लोग जो है वो फिगर्स नोट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में से। यहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने हमें गिवन है कि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि हमारे पास जब महीना शुरू हुआ था तो 4000 यूनिट्स जो थे वो इन प्रोसेस थे। अब 4000 यूनिट जो है वो ये हम लोग जो है वो नोट कर लेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। ये जो है जी 4000 यूनिट्स हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री के, ये मैंने लिख लिया। फिर पुट इनटू प्रोसेस और रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट, जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से हमें यूनिट रिसीव हुए वो कितने हैं, क्योंकि अभी हमने यूनिट्स की ड्यूरिंग द मंथ 10,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट। तो 10,000 के यूनिट्स जो है वो हमें मिक्सिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं, ये हम लोग लिख लेते हैं जी, दैट आर 10,000। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये आ जाएगी 14,000 यूनिट्स आ गए। तो ये हम लोग जो है वो अभी हमने ये 14,000 यूनिट पूरे करने हैं। इनमें से हमने कहा जी कि कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीटेड यूनिट की भी हमें फिगर दी हुई है। फिनिश्ड यूनिट्स जो थे वो 12,000 से, ये हम लोग लिख लेते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज 12,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे और आउट भी हो गए हैं, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स ये लिखा हुआ है। और कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड कोई भी नहीं है। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हम देख लेते हैं जी कि वो कितनी है। और एंडिंग इन्वेंट्री उन्होंने बताई है जी 2000 इन प्रोसेस के अंदर है एंड ऑफ द मंथ के ऊपर। तो ये 2000 जो है वो हमारे पास यूनिट्स एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। अब आप जरा गौर करें, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है 14,000। टोटल इसका जो है वो 14,000 होना चाहिए। ये हम लोगों ने जो इसका टोटल है वही यही सेम इसका टोटल होना चाहिए। टोटल अकाउंटेड फॉर, टोटल अकाउंटेड फॉर ये 14,000 हो गया। अब इसका मतलब है लॉस्ट कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसलिए लॉस्ट के अंदर भी हम लोग क्या कर लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि एक मैक्सिमम जो फिगर्स हो सकती हैं या मैक्सिमम जो चीजें हो सकती हैं इसके अंदर वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। लॉस्ट यूनिट के अंदर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अगले वाले चैप्टर के अंदर हम आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी इन चीजों को भी हम नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं, हम लोग अभी सिंपल जो है वो केस करेंगे जिसमें हमें लॉस के बगैर हम लोग जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करना सीख रहे हैं। ये हमारा बन गया है क्वांटिटी स्केड्यूल। याद रखें ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होता है, ये उसकी बेसिकली वर्किंग होती है। और ये जो बेसिकली हम ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है या प्रोडक्शन समरी है, ये बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर बनाता है कि वो कहता है जी इतने शुरू में यूनिट्स थे, इतने इन हुए, इतने टोटल थे, इतने मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और आउट कर दिए हैं, इतने कंप्लीट होके मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, इतने एंड पे मौजूद हैं और इतनी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, और इतने जो है वो लॉस हो गए हैं, और वो जो लॉस है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ये वाली भी सारी चीजें जो है वो हम लोग बीइंग अकाउंटेंट या फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इसको मेंशन करते होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाता है। अब इसमें क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स।
तो याद रखिए बेटे, जब भी आप इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया है कि इक्विवेलेंट यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को हर एक कॉस्ट एलिमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट बनाना पड़ेंगे अलग-अलग से, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन होंगी डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स की, तो फिर आपको हर एक के जो इक्विवेलेंट यूनिट होंगे वो भी डिफरेंट निकलेंगे। इसलिए आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि आपने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के डिफरेंट यूनिट जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नोट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। ओके जी, अगर तो ये होगा फर्स्ट डिपार्टमेंट, अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हो तो फिर कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। ये 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं अगर हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट हो। और अगर ये हो सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट, अगर ये सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट हो, मीन सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, ठीक है कि नहीं, तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो जो कॉस्ट एलिमेंट होते हैं वो होता है जी प्रायर डिपार्टमेंट। प्रायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और FOH होते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट या थर्ड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पास 4 किस्म के जो कॉस्ट एलिमेंट होते हैं ना वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो मैं अपने सवाल में से आप लोगों को दिखाता हूं कि ये कैसे 4 किस्म के कॉस्ट एलिमेंट हैं। जैसे देखें जी, अभी आप लोगों के ड्यूरिंग द मंथ 10,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट। मिक्सिंग डिपार्टमेंट से हमें जो है वो 10,000 यूनिट मिले थे और उनकी कॉस्ट थी 25,000। 25,000 कॉस्ट आ रही है मिक्सिंग डिपार्टमेंट से, ये प्रायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, जो डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है वो है मटेरियल्स इतना लगाया है, लेबर इतनी लगाई है और FOH उन्होंने इतने लगाए हैं। इसका मतलब हुआ 1, 2, 3 और 4 कॉस्ट एलिमेंट आ गए। क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट इसलिए इसके 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे। और बाद का जो है वो लेबर और FOH को हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कन्वर्जन कह देते हैं। तो उस सूरत में फिर हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे, एक प्रायर डिपार्टमेंट होगा, एक मटेरियल होगा और एक उसके बाद जो है वो लेबर और FOH का कंबाइन करके कन्वर्जन बन सकता है। लेकिन अगर हम उसको अलग-अलग लिखेंगे तो फिर लेबर और FOH अलग हो सकता है। तो ये बेसिकली जब सेकंड डिपार्टमेंट होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो ये 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगर ये पहला डिपार्टमेंट होगा तो चूंकि पिछले डिपार्टमेंट से तो कोई कॉस्ट आ नहीं रही है तो इसलिए वो प्रायर डिपार्टमेंट वाला एलिमेंट निकल जाएगा और सिर्फ 3 कॉस्ट एलिमेंट बनेंगे। तो इसलिए जब मैं इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर 4 कॉलम लिखना पड़ेंगे। तो 4 कॉलम कौन कौन से लिखूंगा? मैं प्रायर डिपार्टमेंट पहला लिखूंगा, प्रायर डिपार्टमेंट में जैसे मैंने कहा जी मिक्सिंग है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूं, ये डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और FOH। ये 3 देखिए 1, 2, 3 और 4 कॉस्ट एलिमेंट आ गए। अब मैंने चारों कॉस्ट एलिमेंट के लिए क्या करने हैं? अपने इक्विवेलेंट यूनिट बनाने हैं। अब इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे उसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटेड यूनिट जो होते हैं वो एवरीथिंग एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। मीन प्रायर डिपार्टमेंट से भी 100% कंप्लीट हो गए, इधर आए थे, फिर मटेरियल के ऊपर भी 100% लग गया है, लेबर भी इनके ऊपर 100% लग गई है, FOH भी इनके ऊपर 100% लग गया है। तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर मैं जनरल फार्मूला यूज करता हूं तो ये फिर 12,000 का 100% जो है वो 12,000 आ जाएगा। तो मैं आंखें बंद करके इनके सामने जो है वो 12,000 की अमाउंट हर एक के नीचे लिख दूंगा, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट का मतलब ये होता है कि ये 100% होते हैं, तो इसलिए मैं 100% सबके सामने लिख दूंगा। अब अगर इसमें भी अगर कोई भी अमाउंट होगी तो वो भी 100%, क्योंकि वो भी कंप्लीटेड है, तो इसलिए इनके नीचे भी फिर मैं 100% लिख दूंगा। लेकिन इस सूरत में क्योंकि मेरे पास फिगर नहीं है इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, खाली छोड़ देता हूं, या मुझे नहीं भी या मैं इस फॉर्मेट में ही नहीं लिखूंगा अगर मुझे ये नहीं दिया हुआ है तो। ओके, अब आ जाता है जी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। अब एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में अब लॉजिकली आपने यहाँ पे सोचना है। तो मैंने कहा जी आखिर में 2000 यूनिट पड़े हुए थे और विद रिस्पेक्ट टू मिक्सिंग डिपार्टमेंट ये क्या थे?
ये बेसिकली जब मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुए थे तो तभी ये यहाँ पे मूव हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 100% कंप्लीट हो गए थे। विद रिस्पेक्ट टू मिक्सिंग डिपार्टमेंट जो है ये कॉस्ट एलिमेंट ये 100% कंप्लीट है, इसलिए मैं इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो 2000 आ जाएगा। तो याद रखेंगे प्रायर डिपार्टमेंट में ये हमेशा जो यूनिट्स आते हैं ये 100% के साथ ही आते हैं। ये आप अगर आपने याद रखना है तो याद रखना है, लेकिन अगर आप लॉजिकली करेंगे इसको तो वो आप लोगों को लॉजिक जो है वो ये होनी चाहिए कि ये जितने भी यूनिट्स होते हैं चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इन प्रोसेस हो, वो 100% उनके ऊपर मिक्सिंग डिपार्टमेंट में काम हुआ था तो तभी वो इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, ट्रांसफर हुए थे, तो इसलिए ये 100% कंप्लीट है। अब मटेरियल्स के बारे में हमें जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि ये मटेरियल, लेबर और एफओएच जो इस डिपार्टमेंट में जो कि कुकिंग डिपार्टमेंट है, कुकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो ये यूनिट्स हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये 1/2 कंप्लीटेड है, मीन ये 50% कंप्लीट हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉस्ट एलिमेंट ये 50% कंप्लीट है। अगर ये कहा जाता है कि मटेरियल शुरू में ऐड होता है या मटेरियल एंड पे ऐड होता है तो फिर उस लिहाज से मटेरियल की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो डिफरेंट हो सकती थी और लेबर और एफओएच की डिफरेंट हो सकती थी। ये मैंने आप लोगों को जब इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशंस करना सिखाई थी तो उसमें ये तमाम चीजें उस वक्त आप लोगों को बताई थी। तो याद रखिए ये जो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन है ये बड़ी क्रिटिकल होती है इस सवाल के सही या गलत होने के अंदर। अगर आपकी ये वाला पोर्शन गलत बन जाता है तो आपका तमाम क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये ठीक होता है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इसलिए इसके ऊपर सारे का सारा अगले वाला जो पार्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि अगली कैलकुलेशन सारी इसी पे बेस कर रही होनी है। जो पर यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे वो इसी पे बेस करनी है। तो इसलिए आपको इसको लॉजिकली सोच के अगर आप लिखेंगे तो आपका जो है वो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ओके जी, अब आपने 2000 का क्योंकि 50% है तो मटेरियल भी 50% लगा हुआ है तो ये 1000 में कर लूंगा, मीन 2000 का हाफ करूंगा तो 1000 आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा। अब इसके बाद लॉस्ट यूनिट होते हैं तो चूंकि इस हमारे केस में भी लॉस्ट यूनिट कोई भी नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 00 लगा दूंगा और इस लिहाज से मेरे पास जो है वो जो अब इक्विवेलेंट यूनिट जो है इसके आएंगे 12000 और 2 14000, तो ये जो 14000 तो टोटल आ गए। मीन हमारे पास 14000 ही यूनिट थे और 14000 ही हम लोगों ने मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये 14000 ही आएगा। फिर ये इनमें आ जाएगा जी ये 13000 यूनिट है। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल जो 14000 यूनिट है वो इक्विवेलेंट बनते हैं 13000 कंप्लीटेड यूनिट्स के, और ये 12000 जो ये भी लेबर के लिहाज से भी इक्विवेलेंट 13000 बनते हैं और एफओएच के लिहाज से भी ये इक्विवेलेंट जो है वो 13000 बनते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो कैलकुलेशन को इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चीजें फॉर्मेट के अंदर आपको बता दी हैं। जो जो नहीं आपके डाटा में अवेलेबल होगी आप उसको क्या कर सकते हो, या 0 लिख सकते हो या आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास बिगिनिंग इन्वेंटरी नहीं होगी तो आप इसको 0 कर दो, या अगर बिगिनिंग इन्वेंटरी होगी तो आप लिख दो, और अगर आपके पास ये वाली चीजें नहीं है तो आप इनको एक्सक्लूड कर दो, एलिमिनेट कर दो, या अगर आप लोग बेहतर तो ये है कि एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर आप लोग इसको लिखोगे तो ज़ाहिर है एक तो जगह भी ज्यादा बनेगी, दूसरी बात ये है कि आपका टाइम भी लगेगा। इसलिए जो जो चीजें नहीं आती हैं इसको आप लोग इग्नोर कर दें, इसको आप लिखें ही ना। लेकिन मैंने इसलिए आप लोगों को करवाया है कि आपको अगर मैक्सिमम चीजें इसमें एडजस्ट करनी पड़े तो फॉर्मेट क्या बनता है, और ये वाला फॉर्मेट हर किस्म के क्वेश्चन के लिए आपका इस्तेमाल होगा। जस्ट स्लाइड सी चेंजेस होंगी, बाकी सारा फॉर्मेट यही होगा। ओके जी, अब आ जाती है अगर बिगिनिंग यूनिट नहीं होंगे तो आप इसको 0 कर दोगे, बाकी सारी चीजें ऐसी ही आ जाएंगी। और अगर मैं ये कहता हूँ ये पहले डिपार्टमेंट का होगा तो फिर ये वाला जो कॉलम है ये वाला यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, और बाकी ये 3 कॉलम क्या वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग एक जर्नल फॉर्मेट की बात करते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रायर डिपार्टमेंट क्योंकि है ही नहीं, इसलिए आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए अगर आप बनाओगे ये वाला टेबल या ये वाली कैलकुलेशन करोगे तो फिर आप इसमें से ये वाला कॉलम निकाल देंगे। लेकिन अगर ये प्रायर डिपार्टमेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है,
फिफ्थ है, तो फिर आप इसकी भी ये प्रायर डिपार्टमेंट की, जो भी प्रायर डिपार्टमेंट है, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, जो पिछला वाला डिपार्टमेंट है, उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे और वहां से जिससे वो यूनिट रिसीव कर रहा है उसकी जो कितने यूनिट वहां से रिसीव हो रहे हैं उसके भी आप इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेंगे। ये इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पे आपको फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस सूरत में आपको जो है वो जब लॉस आपका आएगा ना, लॉस, उस सूरत में आपकी ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना लॉस की, हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं जो जब इस पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए, तो उस सूरत में आपका ये वाला जो फॉर्मेट है या इसकी जो कैलकुलेशन है ये आपको मदद देगी उसकी लॉस की एडजस्टमेंट करते हुए। तो इस फॉर्मेट को जब आप यूज करोगे तो आपको अलहदा से लॉस की एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली जो लॉस वाली एडजस्टमेंट है वो खुद ही पर यूनिट कॉस्ट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए आपको उसमें जो है वो गलती के चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हो। लेकिन अगर आप लोग जो है वो दूसरे तरीके से करेंगे, और भी बड़े सारे फॉर्मेट हैं, आपने बीकॉम में भी बहुत सारे फॉर्मेट किए हुए होंगे, उसमें भी आप लोगों ने जो किया है उसमें फिर आपको एंड पे जाके एक लॉस्ट यूनिट की एडजस्टमेंट करना पड़ती है अलहदा से, तो बाद का स्टूडेंट्स उसको भूल जाता है या उसको गलत कर देता है, तो वो वाला फिर जो है वो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन इसलिए इस तरीके से जब आप लोग करोगे तो इससे आपकी जो है वो लॉस्ट यूनिट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो इस फॉर्मेट में ये वाला काम करें ताकि आपकी तमाम चीजें जो है वो एक सिमेट्रिकल तरीके से और सारी की सारी जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है वो आपकी कैलकुलेट हो जाए और आपकी गलती ना हो। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो क्वांटिटी स्केड्यूल बना सकते हो और इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो होती है कैलकुलेशंस वो आप लोग जो है वो कर सकते हो। और यही इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन जो है वो हम लोग अगले वाले पार्ट्स के अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हम बनाते हैं उसमें हम लोग इनको यूज करते हैं और इनको हम यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे बेटे मैंने अब जो लॉजिक यूज की है जो जो यूनिट्स को ट्रीट करने की, वो मैंने की है वेटेड एवरेज। यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड जो है वो मैंने यूज किया है। अब ये जो वेटेड एवरेज मेथड है या दूसरा मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये दो मेथड हम यूज करते हैं व्हेन देयर आर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर तो हमारे पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस हो जैसे हमारे केस के अंदर है, तो फिर हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक वेटेड एवरेज मेथड और एक फाइफो मेथड। ये दो मेथड बेसिकली यूज होते हैं बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस को ट्रीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में को ट्रीट करने के लिए हम वहां पे यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वेटेड एवरेज मेथड हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें जो एक तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमें बताया तो नहीं हुआ कि कौन सा मेथड लगाना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। अगर तो ऐसी सिचुएशन हो कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें ना दी हुई हो ओपनिंग बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की, देन वेटेड एवरेज method, weighted average can only be used, सिर्फ weighted average method ही इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर इन दो ये दी हुई हो और इसके साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दी हुई हो, तो फिर हम दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वेटेड भी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेटेड एवरेज की लॉजिक क्या है कि हमने कहा कि जो पुराने यूनिट्स थे पिछले महीने के, जो हमारे पास अभी आए हैं पिछले महीने से जो हमारे पास चले आ रहे थे प्रोडक्शन के अंदर, और इस महीने में जो हम लोगों ने 10,000 यूनिट ऐड किए हैं, हम इन दोनों को इकट्ठे कर देते हैं और समझते हैं कि ये हमारे पास टोटल लॉट 14,000 यूनिट्स की है। हम 4,000 को अलहदा से और 10,000 को अलहदा से दो डिफरेंट लॉट्स में ट्रीट नहीं करते हैं। ये होती है वेटेड एवरेज की लॉजिक। लेकिन अगर हम लोग जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक यूज करेंगे, तो फिर उसमें हम कहते हैं जी 4,000 यूनिट तो अलहदा से ट्रीट करेंगे, ये एक अलहदा लॉट है, और 10,000 यूनिट जो है वो एक अलहदा से ट्रीट करेंगे, ये एक अलहदा लॉट है। इनकी कॉस्ट की, इनकी कैलकुलेशंस, इनकी पर यूनिट कॉस्ट हम अलहदा कैलकुलेट करेंगे, और ये जो 10,000 यूनिट है इनकी जो
एवरेज कॉस्ट है या पर यूनिट कॉस्ट है, ये हम अलहदा कैलकुलेट करेंगे। इसकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी, इनकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी। और जब ये कंप्लीट होंगे तो ये फिर कंप्लीशन में भी दो लॉट में से ये कंप्लीट होंगे। एक जो होंगे वो बिगिनिंग इन्वेंट्री में से कितने यूनिट कंप्लीट हुए, ये पहले कंप्लीट होंगे। तो मीन ये 12,000 की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे 4,000 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8,000। मीन 12,000 दो हिस्सों में कंप्लीट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया है। हमने कहा जी टोटल 14,000 यूनिट थे, उनमें से 12,000 कंप्लीट हो गए। अब 12,000 में सारे ही शामिल हैं। हो सकता है ये 4,000 वाले भी हूं और इनमें से भी हूं, या हो सकता है ये सारे के सारे ये हूं और 2,000 इनमें से हूं, हो सकता है ये 4,000 हूं और इनमें से 8,000 हूं। तो मीन हमें नहीं पता कि इनमें से कौन से यूनिट ये 4,000 हैं और कौन से यूनिट जो है वो 10,000 में से हैं। तो जब हम इस लॉजिक के तहत चलते हैं कि मीन सबको कंबाइन कर देते हैं यूनिट्स को, तो इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग जो भी बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है और जो इस पीरियड वाले यूनिट्स होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और वो उनको जब इकट्ठा करके उनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम फाइफो मेथड सीखेंगे तो उसमें हम लोग इन दोनों को अलग-अलग रखेंगे, इनको हम मर्ज नहीं करेंगे, इनको हम कंबाइन नहीं करेंगे। फाइफो मेथड में वो लॉजिक लगती है। जब मैं आपको फाइफो मेथड करवाऊंगा तो फिर आप लोगों को जब वो मजीद इसके अंदर जो वो क्लैरिटी आ जाएगी। इसी सवाल को हम लोग जब फाइफो मेथड के तहत करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों को फर्क करने का जो है वो मौका मिलेगा और फर्क जो है वो आप इनमें सीख सकते हैं। Okay, let's move to the next part of our cost of production report. ये बेसिकली अभी मैंने वर्किंग आपको बताई है। अब हम इसकी पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के जो बेसिक जो मेन दो सेगमेंट होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस आपके सामने जो है वो इसका एक तो ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लिख लेता हूँ। ये है जी गोम्स प्रोडक्ट कंपनी है। ये सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं, दैट इज गोम्स प्रोडक्ट कंपनी। गोम्स प्रोडक्ट कंपनी आ गया। और फिर हम इसमें बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, या समरी भी कहते हैं इसको। और कौन सा डिपार्टमेंट है? कुकिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी फॉर कुकिंग डिपार्टमेंट और फॉर द मंथ एंडेड ऑन, जो भी महीना है जिसके आखिर के ऊपर, ये हम लोग हेडिंग देते हैं उसके ऊपर। और इसकी जो लॉजिक है वो जाहिर है वो हमने वेटेड एवरेज यूज करनी है, क्योंकि हमें जो है वो बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। ओके, अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले आप लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाया है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसको टोटल का कॉस्ट लिखना है। अच्छा, इसके पहले तो इसकी हेडिंग लिख लें कि ये सबसे पहले हम बनाने क्या जा रहे हैं। हेडिंग क्या है इसकी आएगी, ये जो ये सेकंड सेगमेंट है, जो मेनली तो फर्स्ट सेगमेंट है ये, तो हम इसको कहेंगे कॉस्ट, या इस तरह से कह लेंगे डिपार्टमेंटल कॉस्ट समरी। ओके, या फिर इसको हम लोग जो है वो कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटल कॉस्ट समरी जो है ये उसके बेसिकली हेडिंग है। और इसमें सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, टोटल कॉस्ट लिखी जाएगी। और जितने आप लोगों के पास कॉस्ट एलिमेंट होंगे वो सारे आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। सबसे पहले आप लोगों का प्रायर डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग प्रायर मिक्सिंग डिपार्टमेंट है। ओके, फिर उसके बाद है जी डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर है जी डायरेक्ट लेबर, और आखिर में है जी FOH। ये चार कॉस्ट एलिमेंट हैं, तो ये आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद आपने हेडिंग क्या क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी है,
तो जो आपका क्वांटिटी स्केड्यूल है वही बेटे आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे बेसिकली हम यूनिट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं और इन्हीं यूनिट्स की हम लोग जो है वो अगले वाले जो सेगमेंट होता है उसके अंदर उसकी कॉस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। वर्क इन प्रोसेस जो बिगिनिंग है उसकी कितनी कॉस्ट है, तो ये वाली कॉस्ट जो है वो आपको ये देखे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ये यूनिट्स हैं और इन्हीं की कितनी कॉस्ट है वो हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं इस टेबल के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, तो इसके लिए हमें जो हमने क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कॉस्ट दी हुई है। तो आप जरा गौर करें जी कि इसमें हमें जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो 4000 यूनिट्स थे और उन 4000 यूनिट के ऊपर 8600 की कॉस्ट मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आ रही थी। ओन डिपार्टमेंट ने 500 मटेरियल में लगाए, 1000 लेबर में लगाए और 2500 उसने जो है वो FOH में लगाए हैं। तो ये बेसिकली 4 कॉस्ट एलिमेंट हमें मिल गए जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। एक प्रायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, फिर मटेरियल, लेबर और FOH की कॉस्ट आ गई। तो ये मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, नोट करने जा रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले 8600, 500, 1000, 2500। 8600 सबसे पहले लिखूंगा जी यहाँ पे 8600, फिर 500, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 2500। ये बेसिकली जो है वो हमें उन्होंने कॉस्ट मेंशन की हुई है कि इस तरीके से ये वाली कॉस्ट जो है वो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर ये वाली कॉस्ट लगी हुई है। अच्छा, एक और जो यहाँ पे आप चीज नोट कर लें कि कौन सा मेथड अप्लाई होता है। इफ ब्रेकअप ऑफ these costs is not given, अगर ये ब्रेकअप जैसे यहाँ पे है कि भी मिक्सिंग डिपार्टमेंट में इतनी लगी हुई है कॉस्ट, मटेरियल इतना लगा हुआ है, लेबर इतना लगा हुआ है, FOH इतना लगा हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ होता, हमें ये ना पता होता कि सिर्फ टोटल कॉस्ट दी हुई होती, ठीक है नहीं, एंड ओनली टोटल बिगनिंग, टोटल बिगनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट इज गिवन। अगर सिर्फ टोटल बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई हो, हर एक का ब्रेकअप आपको ना दिया गया हो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर ब्रेकअप ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है FOH है 1500, 8600, तो जैसे ये देखो ये बनता है 3000, 4000 और 12600, मीन यहाँ पे सिर्फ 12600 ही सिर्फ गिवन हो और ये वाली फिगर्स ना ब्रेकअप ना दिया गया हो, तो याद रखिए कि फिर FIFO मेथड अप्लाई हो सकता है, फिर आप एवरेज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एवरेज मेथड के लिए आपको फॉर वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट ब्रेकअप शुड बी गिवन। अगर कॉस्ट ब्रेकअप नहीं दिया हुआ तो फिर आप FIFO मेथड लगा सकते हो, और अगर आप लोगों को कॉस्ट ब्रेकअप दिया हुआ होगा तो फिर आप एवरेज मेथड लगा सकते हो। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने दोनों मेथड को अप्लाई जब करना है तो कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के ऊपर लगेगा, ये आप लोगों ने पॉइंट जो है वो नोट रखने हैं। कि अगर हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ब्रेकअप दिया हुआ है और हमें पता है कि अब कौन कौन सी कॉस्ट ओपनिंग यूनिट के ऊपर दी हुई है, ये हम लोग कर सकते हैं। ये मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। फॉर बिगिनिंग इन्वेंट्री, अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ब्रेकअप दिया हुआ हो तो फिर आपने वेटेड एवरेज मेथड लगाना है, और अगर ब्रेकअप ना दिया हुआ हो, मीन सिर्फ टोटल कॉस्ट दी हुई हो, तो फिर आप लोग FIFO मेथड लगाएंगे। ये पॉइंट आपने नोट रखने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा है, जैसे मैंने आप लोगों को इसी में बताया था कि ये ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर इन।
ट्रांसफर इन जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट है, तो ये भी मुझे यूनिट्स की कॉस्ट मुझे दी गई है कि इस महीने में हमें 10,000 यूनिट मिले हैं और उनकी कॉस्ट 25,000 मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आई है। तो ये मैं नोट कर लेता हूं जी, जो 10,000 यूनिट थे, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जो 10,000 यूनिट है, इनकी कॉस्ट की क्या डिटेल है ये मैं लिखने जा रहा हूं अपने क्वेश्चन से देख के। तो मैंने कहा जी 10,000 की कॉस्ट जो है वो जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आई है, सॉरी 10,000 यूनिट की कॉस्ट जो है वो कितनी है ये मैं लिखने जा रहा हूँ। ये 25,000 की कॉस्ट जो है वो हमें जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से मिली है। तो ये मैं ठीक कर लेता हूं इसको, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा 25,000। 25,000 की कॉस्ट मुझे मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आई है और इस डिपार्टमेंट ने कौन कौन सी कॉस्ट ऐड की है अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट ने देखिए जरा गौर से पढ़िएगा, कुकिंग इनकर्ड कॉस्ट 4,250 फॉर मटीरियल्स, 8,500 फॉर लेबर एंड 21,250 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। ये वाली कॉस्ट है वो इन्होंने ऐड की है। मीन 4,250, 8,500 और 21,250। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मटीरियल 4,250, फिर 21,500 और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी में दिया हुआ है FOH, सॉरी 8,500 और 21,250। दूसरे नंबर पे है जी 8,500, यहाँ पे है 8,500 और 21,250 की ये FOH की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमने लगाई है। मीन ये वाली कॉस्ट जो है वो मुझे बताई गई है कि ये कहाँ से, इस पीरियड में हमने कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, या इसको इस तरीके से आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, इस पीरियड में जो कॉस्ट ऐड की गई है। और जब आप इन सब को प्लस करोगे, जैसे कि 25,000 आप प्लस करेंगे, प्लस इसके साथ 4,250 प्लस आप 8,500 करेंगे और प्लस है 21,250 आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा जी 59,000। तो 59,000 की कॉस्ट जो है वो हमने इस पीरियड में ऐड की है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इन सब को जो है वो इस पूरी रो को ऐड कर लोगे और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये टोटल का कॉलम आप एंड पे भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, इट इज इक्वली गुड। इसलिए आप लोग जब पहले कॉलम बना लें तो बेहतर है कि आप लोग उसकी एक फॉर्मेट है, उसकी डिटेल आगे दे दी जाती है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर। हमने कितनी कॉस्ट पूरी करनी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर। वही वाला फॉर्मेट जो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल वाला, वही जो है वो हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं वर्डिंग्स के साथ। ओके जी, और सिर्फ कॉस्ट का हम फर्क कर रहे हैं। अब 12,600 प्लस 59,000 ये हम लोग जो है वो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 71,600। इन दोनों को भी ऐड किया तो ये आ जाएगा जी 33,600। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा जी 4,750। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा जी 9,500। इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो ये आ जाएगा जी 23,750। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये एक डिपार्टमेंटल कॉस्ट समरी या कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का जो है ये एक जो है वो हमारे पास पोर्शन बन गया। या इसको हम लोग एक और नाम भी यूनिट कॉस्ट समरी भी कह सकते हैं, यूनिट कॉस्ट समरी, क्योंकि हम लोग इससे पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। तो यूनिट कॉस्ट समरी या डिपार्टमेंटल यूनिट कॉस्ट समरी लिख लें आप लोग, या कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट लिख लें, कुछ भी बात आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि टोटल के नीचे आपने कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक
जो है वो आपकी जो इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन है वो आपको बता रही है कि इन 4 कॉस्ट एलिमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, टोटल तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इन 4 के इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखने हैं और जो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट्स थे 14,000, डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से थे 13,000, डायरेक्ट लेबर के भी लिहाज से आ गए 13,000 और FOH के लिहाज से भी हमारे पास जो है 13,000 आ गए। ये इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट एक ही बात है। अब इनके हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव कॉस्ट को उसके इक्विवेलेंट यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी फिगर आती जाएगी। तो 33,600 को हम जब डिवाइड करेंगे 14,000 के साथ तो ये हमारे पास जो है वो 2.4 इसकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट की, जो कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट से जो हमें एवरेज कॉस्ट बन रही है वो है 2.4 पर यूनिट, जो हमने 33,000 डिवाइडेड बाय 33,600 डिवाइडेड बाय 14,000 करके किया है। दूसरा जी 4,750 डिवाइडेड बाय 13,000, इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3653 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिखना है। अगर आप जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो आपका जवाब उतना एक्यूरेट आएगा, ये आप याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे यह है 0.365 और 38 आता है, तो मैं इसको 4 कर सकता हूँ। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको लिख लिया है। ये मैंने राउंड ऑफ किया है, इसको जो है वो आगे 8 आता था 38, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 4 कर दिया है। ऐसे ही 9,500 तकसीम 13,000 करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो जवाब आ जाएगा 0.73076। तो अगर 76 आता है तो 77 हो जाएगा, क्योंकि जो है वो 0 ये आ जाएगी जी 0.7376 आता है, तो मैं इसको जो है वो 8 कर सकता हूं। मैंने राउंड ऑफ कर दिया है इसको भी। और आखिरी वाला जो है 23,750 तकसीम करूंगा जब मैं 13,000 के ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.8269 1.8269 और आगे 2 आता है तो 2 को मैं जो है वो इग्नोर कर दूंगा और मैं इसको राउंड ऑफ 9 तक ही रखूंगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो हर एक कॉस्ट एलिमेंट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से मैं हर एक कॉस्ट एलिमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा और फिर इसको जो है वो टोटल कर लूंगा, तो ये मेरे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट आती है वो आएगी, जो कि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। मैंने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को हर एक कॉस्ट एलिमेंट की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सिखाई थी। वो इसी मकसद के लिए करते हैं क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इस तरीके से निकालने होती है, टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट, चूंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हर एक कॉस्ट एलिमेंट की कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसको प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं 2.4 प्लस 3.3654 प्लस 0.7308 प्लस 1.8269 तो इस तरीके से 8.3231 ये हमारे पास जो है वो एवरेज कॉस्ट आ गई पर यूनिट की इन अ पर्टिकुलर मंथ। ये जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में। तो कुकिंग डिपार्टमेंट में जो एवरेज कॉस्ट आ रही है पर मंथ की वो क्या आती है, जो है वो 8.3231 आती है। इस लिहाज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। हमने वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल किया है और वेटेड एवरेज मेथड की लॉजिक क्या है कि हम लोग हर एक कॉस्ट एलिमेंट की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट थी और उसकी इस पीरियड की कॉस्ट थी, उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल यूनिट्स बन जाते हैं और टोटल कॉस्ट बन जाती है। और टोटल कॉस्ट को हम लोग उनके जो बिगिनिंग
वाले यूनिट्स थे और इस वाले जो यूनिट्स थे उन दोनों को भी कंबाइन करके हमने 14,000 यूनिट बना दिया था। तो इस लिहाज से हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, टोटल कॉस्ट इधर इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कॉस्ट पिछले वाली है या इस वाली है, और यूनिट्स भी हम टोटल कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये पिछले वाले हैं कि इस वाले हैं। इस तरीके से जो अब हम लॉजिक यूज करते हैं तो उसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं, और इस तरीके से हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के तहत ये वाली कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये वाला पोर्शन जो है वो सिखाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोग जो है इसको सीख गए हैं और आप लोग जो है इसको अब प्रैक्टिस के साथ जो है इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो कैलकुलेशन में ऐड करते हुए कुछ गलती कर दी है, ये आप लोग जो है वो इसको ठीक कर लें। यहाँ पे बेसिकली जो है वो 5.3231 आता है 8 की बजाय, मैंने कुछ कैलकुलेट करते हुए थोड़ी सी ऐड करते हुए थोड़ा सा कैलकुलेटर पे गलती कर दी, तो ये 5.3231 आता है। इन सब को जब आप प्लस करोगे तो 5.3231 आ जाएगा। इस तरीके से आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब आपके पास ये फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा, ये चूंकि हमने सेकंड डिपार्टमेंट की बनाई है और जिसमें सेकंड डिपार्टमेंट में जो प्रायर डिपार्टमेंट है वो है ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट, ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी और ये वाली जो कॉस्ट हैं ये इस डिपार्टमेंट ने ऐड की हैं। तो इस लिहाज से ये दो हिस्सों में जो है वो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक पिछले डिपार्टमेंट वाली जो कॉस्ट है जो इस डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है, ये दो अलग-अलग हैं। अगर आपका पहला डिपार्टमेंट होगा तो फिर ये वाला कॉलम जो प्रायर डिपार्टमेंट वाला कॉलम है वो हम इग्नोर कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम इसको नहीं यहाँ पे शामिल करेंगे, लेकिन फॉर्मेट यही वाला रहेगा। फिर आपके जैसे आपने इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हुए जो है वो 3 कॉलम बनाएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फिर आप लोग जो है वो यही 3 कॉलम बनाएंगे। तो याद रखिएगा जितने इक्विवेलेंट यूनिट के कॉलम बनाएंगे उतने ही आप लोग यहाँ पे भी कॉस्ट की समरी के अंदर, यूनिट कॉस्ट समरी के अंदर भी कॉलम बनाएंगे। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग जो थर्ड पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसमें हम लोग जो है वो नंबर 3 के ऊपर कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन, कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी जो है वो बनाते हैं, या इसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि जो हम लोगों ने कॉस्ट पिछले वाले पार्ट 2 में जो लगाई थी, जो हमने जो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की थी, अब वो कहाँ गई है, वो कैसे उसके वो जो है वो कैसे पूरी होगी, ये हम लोग जब यहाँ पे समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने सही किया है या नहीं सही किया है, क्योंकि जब आप एंड के ऊपर जो इसको देखते हो तो वो आपका एंड में आंसर मैच करना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये बनाने के लिए मैं बिल्कुल उसी क्वांटिटी स्केड्यूल के ऊपर ही जाता हूं, और जो जो पोर्शन यहाँ पे जो जो हेडिंग्स दी हुई है ना, सेम यही वाली हेडिंग्स जो है वो आप वो वाला पार्ट करने के लिए बनाएंगे। तो आप समझ लो कि ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ये हम पार्ट सेकंड में इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग थर्ड स्केड्यूल जो बनाते हैं अपनी सीपीआर का उसमें इस्तेमाल करते हैं। या इस तरह से कहने की अगर ये सारी वर्किंग है तो ये वर्किंग के अंदर जो है वो ये वाला पार्ट बनाने के लिए हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल का जो फर्स्ट जो हेडिंग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोग आखिरी पार्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें फिर हम लोग जो है वो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर जो हमने सेकंड लेवल के ऊपर की हैं हेडिंग, यहाँ पे यूनिट्स की डिटेल है, वहां पे हम लोग कॉस्ट की डिटेल देंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो डॉलर अमाउंट लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले आप जरा गौर करें कि यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो ऐसे ही लिख लें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। ओके, अब हमने यूनिट जो कंप्लीट किए हैं वो हमारे क्वांटिटी स्केड्यूल से मिल जाएंगे, ये 12,000 यूनिट्स हैं, और उनकी पर यूनिट कॉस्ट अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमने कहा जी अगर एक यूनिट कंप्लीट होता है तो उसकी कॉस्ट बनेगी 5.3231।
ये बेसिकली हमने कैलकुलेट ही इस मकसद के लिए किया है कि हम ये वाली फिगर कैलकुलेट कर पाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे जी 12,000 यूनिट कंप्लीट हुए और मल्टीप्लाई बाय 5.3231। जब 5.3231 के साथ जो कि ये वाली फिगर है, इसको जब हम 12,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की फिगर आ जाएगी, दैट इज 63,872। मैं अगर इसको राउंड ऑफ लेता हूं तो ये आ जाता है जी 63,877.2 है, तो मैं 0.2 को इग्नोर कर देता हूं, ये 63,877 आ गई और इस तरीके से आ गई। उसके बाद जो दूसरा वाला है, इसी में देखें हेडिंग है कंप्लीटेड एंड स्टिल इन प्रोसेस, तो ये चूंकि है ही नहीं मैं इसलिए इग्नोर कर देता हूं, इसको मैं नहीं लिखने जा रहा हूं। और उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है और लास्ट यूनिट की भी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए मैं एंडिंग इन्वेंट्री सिर्फ लिखूंगा। इसके बाद मैं करता हूं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे वहां पे मैंने यूनिट्स की डिटेल दी है, यहाँ पे मैं कॉस्ट की डिटेल दे रहा हूं। अब इसके अंदर जो है वो हमने चूंकि वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हैं और 4 कॉस्ट एलिमेंट हैं, तो चारों कॉस्ट एलिमेंट को हमने अलग-अलग से मेंशन करना है, क्योंकि जब हम यही वाली कॉस्ट अगले वाले पीरियड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास अगले पीरियड में भी वही 4 कॉस्ट एलिमेंट की अलग-अलग से फिगर मालूम होनी चाहिए, तभी हम वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि सबसे पहले कौन सी थी, कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग डिपार्टमेंट। जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई थी एंडिंग यूनिट्स के ऊपर वो कितनी है, और कॉस्ट ऑफ कुकिंग डिपार्टमेंट के जो कुकिंग डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है वो कितनी है। ये दो तरह की कॉस्ट है। अब कुकिंग डिपार्टमेंट में हमने डायरेक्ट मटेरियल लगाया था, डायरेक्ट लेबर लगाई थी और FOH लगाए थे, तो ये 3 तरह की कॉस्ट हम लोगों ने कुकिंग डिपार्टमेंट में लगाई थी, और एक जो कॉस्ट थी वो हमने मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लगाई थी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। यही कॉस्ट 4 कॉस्ट एलिमेंट आ जाएंगे। अब मिक्सिंग डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट है, इसके लिए सिंपली जो आप फॉर्मूला यूज करोगे बेटे इनको कैलकुलेट करने के लिए, वो करोगे इक्विवेलेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। इक्विवेलेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखें जी कि यहाँ इसकी आती है जी, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो हैं जी 14,000, और उसकी जो पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट आती है, ये इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट लेना है, यहाँ पे फुल नहीं लेना आपने, इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट लेना है, वो आता है 2.4। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2.4 करके आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 14,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2.4 पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14,000 को मल्टीप्लाई बाय 2.4 करूंगा तो ये आ जाएगा जी 33,600 की कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद कुकिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट हैं 13,000 मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए इसके यूनिट्स हैं 13,000 और इसकी कॉस्ट है 0.3654। तो ये मैं वहां पे लिख लेता हूं 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3654। तो इसी तरीके से यहाँ पे है जी 13,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय इसकी जो पर इक्विवेलेंट यूनिट है 0.7308 0.7308, और इसी तरीके से इसके भी 13,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 1.8269, तो 1.8269 ये आ जाएगी। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3654 ये आ जाएगा जी 4,750 4,750। ये बेसिकली इसके नीचे लिखनी है, ये जो 33,600 है इसके नीचे आप लोग जो है वो यहाँ पे लिख लें। मैं इनको भी थोड़ा सा उसकी जो है वो 33,600 को आगे लिख देता हूँ। ये 33,600 ये है और 4,750। इसी तरीके से 13,000 ज़रब करेंगे 0.7308, तो इस लिहाज से आ जाएगी जी 9,500 की कॉस्ट ये आ गई। फिर उसके बाद जी 13,000
ज़रब करेंगे 1.8269, तो ये आ जाएगी जी हमारे पास 23,749.7 आती है, तो 23,750 कर देते हैं जी, 23,750 की ये फिगर आ गई। अब इन सब को हम प्लस करते हैं, 23,750 प्लस करेंगे 9,500 प्लस करेंगे 4,750 प्लस करेंगे 33,600, तो ये बराबर आ जाएगा जी 71,600। 71,600 की ये वाली कॉस्ट आ गई। अब आपने 63,877 प्लस 71,600 प्लस इसमें करेंगे 63,877, तो ये आ जाएगा जी 1,35,477। सॉरी बेटे, गलत कर दिया मैंने। एक चीज जो है वो आप लोग इसकी थोड़ा सा, मैं इसको रेज करके दोबारा से करने जा रहा हूं। ये गड़बड़ कर दिया मैंने, कंट्रोल जी। ये मैंने गलत लिख दिए हैं, ये मैं आपको दोबारा से सही कराने जा रहा हूं बेटे, 1 मिनट ठहरिएगा। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ठीक, ये जो है इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं वो एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखने हैं बेटे। यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखने हैं। ये एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं वो यहाँ से लेने हैं, मैंने वो गलत ले लिया फिगर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटे। एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट लेने हैं वहां पे, क्योंकि हम एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ये वाली, तो एंडिंग इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट यूनिट्स लेने हैं। मैंने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट ले लिए थे, ये गलत कर दिया मैंने। तो 2000, 1000, 1000 और 1000 ये वाली फिगर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये 2000, फिर 1000, फिर 1000 और फिर 1000। अब 2000 को जब मैं 2.4 से ऐड मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.4 के साथ, तो ये 4800 आ जाएगी ये वाली फिगर। फिर उसके बाद 1000 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 365.4 आ जाएगा। इसको जब मैं करूंगा ये 730.8 आ जाएगा। इसको जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा जी 1826.9 1826.9 आ जाएगा। और इन सब को मैं प्लस कर लेता हूँ, 4800 में जमा करूंगा 365.4, इसमें जब प्लस करूंगा 730.8 और इसमें प्लस करूंगा 1826.9, तो ये आ जाएगा जी 7,723.1 7,723 की फिगर। 0.1 को मैं इग्नोर कर सकता हूं। और इसमें जब मैं प्लस करूंगा 63,877 63877, तो ये आ जाएगा मेरे पास 71,600 की ये फिगर आ जाएगी। इस तरीके से टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर या रिकॉन्साइल्ड, ये रिकॉन्साइल्ड आ गई है कॉस्ट। बेटे यहाँ पे मैंने जो गलती की थी वो मैंने क्या की थी, मैंने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट ले लिए थे। यहाँ पे मैंने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट नहीं लेने हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट फॉर एंडिंग इन्वेंट्री सिर्फ लेने हैं। ये जो टोटल यूनिट नहीं लेने बल्कि इक्विवेलेंट यूनिट फॉर एंडिंग इन्वेंट्री लेने हैं। ये 2000, 1000, 1000 और 1000, ये वाला जो है वो आप लोग जो है वो इसको नोट कर लीजिएगा। और इस तरीके से आप देखो 71,600 ये वाली कॉस्ट और ये 71,600 की ये वाली कॉस्ट जो है वो रिकॉन्साइल हो गई है। ये वाली जो कॉस्ट है और इसके साथ जो है वो ये वाली कॉस्ट रिकॉन्साइल हो गई है। यही हमारा जो है वो ये बताता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमारी जो कैलकुलेशन में है वो कोई भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ जो मैंने कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट थी उसको मैं रिकॉन्साइल कर सकता हूँ, इसको मैं पूरा कर सकता हूँ। और वो कहाँ पे जो है वो किस किस जगह के ऊपर है, मीन उसमें से कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो, और एंडिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो कितना है, ये मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। होप सो जो है वो आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। सो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है।
अब हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उसने कहा है कि क्या क्या आंसर होंगे। नंबर 1, डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ इन कुकिंग। कुकिंग डिपार्टमेंट में उस महीने के लिए जो यूनिट कॉस्ट है वो क्या है। ये तो नंबर 1 का जो आंसर है वो मैं आप लोगों को अपने क्वेश्चन में से बताने लगा हूं कि यहाँ पे जो आप देखो कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर, ये नंबर 1 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी उसका ये वाला आंसर है 5.3231। ये आप इस रिपोर्ट से आप ये वाला आंसर निकाल सकते हो और नीचे लिख सकते हो कि भाई ये इसका आंसर है। और ये जाहिर है ये सारी वर्किंग है, ये सारी की सारी आप इसकी वर्किंग कर रहे हो। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसका क्या था कि डिटरमिन द न्यू एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर ऑल यूनिट रिसीव्ड फॉर मिक्सिंग फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट से जो आपकी न्यू एवरेज यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है वो आप लोग बताएं। तो न्यू एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर मिक्सिंग जो है उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये वाली 2.4, ये बेसिकली क्या है, न्यू एवरेज यूनिट कॉस्ट है। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर है 2.4। दिस इज द आंसर ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब एवरेज कॉस्ट, अच्छा इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए, मैं समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। ये देखो, ये 8600 यूनिट 8600 की कॉस्ट थी और इनके ऊपर जो 8600 की जो कॉस्ट थी, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट थे, ये उनके ऊपर लगी हुई थी। और बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट जो थे वो बेटे थे 4000। इसका मतलब है 4000 के ऊपर जब आप लोग 8600 को, जैसे ये वाली जो 2.4 है इसमें चेंज क्या आई है, पहले कॉस्ट थी जो पिछले पीरियड की थी। मैं इसके यहां पे चले कैलकुलेशन कर देता हूं आपको, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग डिपार्टमेंट इन प्रीवियस पीरियड के जो यूनिट्स थे उनकी एवरेज कॉस्ट क्या आती थी, वो टोटल कॉस्ट थी मिक्सिंग डिपार्टमेंट की 8600 और उसके ऊपर जो यूनिट्स थे वो थे 4000। तो 8600 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 4000 के ऊपर तो ये आ जाती है जी 2.15। ये एवरेज कॉस्ट आ रही थी पिछले पीरियड के अंदर। लेकिन अभी आप जरा गौर करो कि अभी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2.4। ये 2.4 कैसे बनी है, क्योंकि हम लोगों ने जो उसकी पिछले पीरियड वाली कॉस्ट थी, जो इस पीरियड वाली कॉस्ट थी, उन सब को टोटल कर लिया और जो पिछले पीरियड वाले यूनिट्स थे और इस पीरियड वाले यूनिट थे इनको भी टोटल कर लिया। और इस तरीके से हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट आ गई इस पीरियड के अंदर मिक्सिंग डिपार्टमेंट की वो 2.4 आती है, जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आपको करके बताऊं तो वह है 8600 पिछले पीरियड की कॉस्ट थी प्लस 25000 इस पीरियड की कॉस्ट हमने ऐड की। पिछले पीरियड के 4000 यूनिट थे और इस पीरियड के हम लोगों ने जो है वो 10000 यूनिट ऐड किए हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास ये वाली जो कॉस्ट बनती है ये बनती है जी 33600 की कॉस्ट बनती है और इसके ऊपर जो यूनिट्स बनते हैं वो 14000 के यूनिट्स बनते हैं। तो जब आप लोग 33600 को तकसीम करोगे 14000 के ऊपर तो ये आ जाएगी जी 2.4 पर यूनिट इसकी कॉस्ट बनती है। तो अब आप देखो कि मैंने एक फॉर्मेट में ये पूरा सीपीआर बनाया है और उसने मुझे खुद ही बता दिया कि प्रायर डिपार्टमेंट की एवरेज कॉस्ट 2.4 बनती है। इसके लिए मुझे स्पेशल कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये होता तो फिर मुझे ये वाली सारी कैलकुलेशन इस तरीके से करना पड़ती। तो इसलिए मैं आपको एक तो सीपीआर समझाना चाह रहा था और उसका प्रायर डिपार्टमेंट की जो एवरेज कॉस्ट बनती है वो कैसे चेंज हो जाती है या कैसे उसकी प्रायर डिपार्टमेंट की एवरेज कॉस्ट निकलती है, ये भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के जरिए से, ये सीपीआर बनाते हुए इस फॉर्मेट के जरिए से हम लोगों ने इसको भी सीखा है। ये आप लोगों को होप सो इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 है डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड। डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ इन कुकिंग डिपार्टमेंट में उसकी कितनी है। डिटरमिन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड गुड्स की जो है वो कितनी। अच्छा यहाँ पे वो कहता है जी
कुकिंग में यूनिट कॉस्ट कितनी है वो हम लोगों ने डिटरमन द यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स की कितनी कॉस्ट है। तो देखें जी, ये मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब बताने के लिए यहाँ पे ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने क्या है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड फिनिश्ड गुड्स हैं, तो ये 12,000 को पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गई। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आपका आंसर है कि इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट नंबर 3 को आंसर कर सकते हैं। ये निकालने के लिए हम लोगों ने ये जो है वो ये पूरा 12,000 यूनिट्स को जो फिनिश थे उसको हम लोग पर यूनिट फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को, कंप्लीटेड कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो 3 की रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया। अब उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट नंबर 4। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में डिटरमिन द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड एंड ऑफ द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। आखिर में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी और फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी है, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी है। तो इसका जवाब जो है वो आपका ये है नंबर 4 का जवाब, जिसमें फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट और जो इन प्रोसेस इन्वेंटरी की कॉस्ट है, ये इन प्रोसेस इन्वेंटरी की कॉस्ट है, ये वर्क इन प्रोसेस एंड की कॉस्ट है, एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट है। इन दोनों को फिनिश गुड्स प्लस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी करोगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ये CGM बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये इस तरीके से जो आप लोग इसको CGM के हवाले से, ये बेसिकली CGM है और ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इसको हम कहते हैं। तो यहाँ तो उसने जो टोटल एक्यूमुलेटेड कॉस्ट का पूछा है तो 71,600 जो है वो उसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है, जो कि फिनिश्ड गुड्स की भी है और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की भी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज जो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में कराना है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 एंट्री होगी कॉस्ट रिसीव्ड इन मंथ। मंथ में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट। पहली एंट्री होगी जी मिक्सिंग डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट हमने रिसीव की थी उसकी एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस कुकिंग। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट से रिसीव करें उसको क्रेडिट कर देते हैं और जिसमें रिसीव करें, जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट। और अमाउंट आएगी बेटे 25,000 की, कि जो कि हम लोगों ने इस महीने में जो कॉस्ट रिसीव की है उसकी हम लोग एंट्री कर देंगे। और ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कहां से आप लोगे। ये जो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो टेबल बनाया है, इसमें आप लोगों ने ये 25,000 की ये वाली जो कॉस्ट है, जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ 25,000 को, ये वाली कॉस्ट है वो आप क्या कहते हो कि ये रिसीव हुई है इस महीने के अंदर, इसकी आप लोगों ने ये एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री करेंगे कॉस्ट चार्ज्ड बाय कुकिंग डिपार्टमेंट इन द मंथ। इस महीने में कुकिंग डिपार्टमेंट ने कौन कौन सी कॉस्ट चार्ज की है, तो आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट और लिखोगे मटेरियल्स क्रेडिट, ये डेबिट होगा। और मटेरियल्स क्रेडिट, पे रोल क्रेडिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी एंट्रीज जो हैं वो सारी बताई हुई हैं। और FOH को भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और अमाउंट्स इनकी आप कहां से लिखोगे, ये मैं बताने चाह रहा हूं उसी टेबल में से जो आप लोगों ने ये और ये गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, यही वाली अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। 4,250, 8,500 और 21,250। ये वाली आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,250 और जो है उसके बाद आता है 8,500 और 21,250। और इन सब को जब आप टोटल करोगे 21,250 प्लस करोगे 8,500 प्लस करोगे 4,250, तो ये आ जाएगा जी 34,000 को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इस लिहाज से अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 34,000, 34,000 को मैं डेबिट कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या मैं कर रहा हूं, कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट इन द मंथ।
इस महीने में जो कॉस्ट चार्ज की है डिपार्टमेंट ने, ये मैंने एंट्री कर दी। अब इसके बाद तीसरी एंट्री जो हम करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स या कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अब आप इसके लिए आप एंट्री करोगे फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट क्या लिखेंगे, बेसिकली ये वाला जो पार्ट हम बना रहे हैं या पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, ये वाला पार्ट भी, इसके बाद ये पिछले वाला पार्ट भी, ये भी और उसके बाद ये वाला पार्ट भी, ये हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हम ये वाली एंट्री कर सकें। और ये एंट्री तभी होगी जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और हमें पता होगा कि इतने यूनिट कंप्लीट हुए और उसकी पर यूनिट कंप्लीटेड गुड्स की कॉस्ट ये है, तो तब हम लोग ये वाली एंट्री कर सकते हैं। तो इसकी अमाउंट क्या होगी, 63,877। तो इस एंट्री की बेसिकली ये सारी जितनी भी हमने की है ये वर्किंग है। 63,877 63,877 की आप एंट्री करोगे इसकी कंप्लीटेड गुड्स की। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी एंट्री को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो ये तीन बेसिकली एंट्रीज होती हैं। ये मैंने आपको दो एक्स्ट्रा एंट्रीज कराई हैं। बेसिकली ये एक एंट्री जो है वो हमें करना होती है, जो कि हम लोगों ने उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स की या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड कॉस्ट की जो एंट्री करना होती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अगर ये थर्ड डिपार्टमेंट में जाती तो हम वर्क इन प्रोसेस थर्ड डिपार्टमेंट को डेबिट कर देते हैं और वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि ये चीजें कंप्लीट होकर अब स्टोर में चली गई हैं, फिनिश्ड गुड्स में चली गई हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फिनिश्ड गुड्स को डेबिट किया है और वर्क इन प्रोसेस के कुकिंग डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया है। और ये तमाम एंट्रीज की जो मैंने सीक्वेंस था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है, समझाया हुआ है। अब आखिरी एक चीज जो है वो ये है कि हम लोग इसका वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट का अगर हम अकाउंट बनाते हैं, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, तो आप जरा गौर करें कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे वो वाली कॉस्ट आती हैं जो हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को चार्ज करना होती हैं, और क्रेडिट साइड पे वो वाली कॉस्ट आती हैं जो कि हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट से आउट करना होती हैं। इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस या बिगिनिंग जो बैलेंस होगा, इस चूंकि अकाउंट है इसलिए इसका बिगिनिंग बैलेंस आएगा। अब बिगिनिंग बैलेंस कहां से आएगा, ये जो आप सेगमेंट बनाते हो ये आपको बिगिनिंग बैलेंस बताता है। जो कॉस्ट समरी होती है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट समरी या कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का, या जो सेकंड सेगमेंट आप बनाते हो, सेकंड सेगमेंट, ये उसमें ये वाली चीज आती है। और इसकी बिगिनिंग इन्वेंटरी की जो कॉस्ट है वो टोटल दी हुई है 12,600 और उसका ब्रेकअप दिया हुआ है 1 2 3 4, ये वाली चारों हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर करने के लिए मैं चारों एलिमेंट भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट टोटल लिख रहा हूं 12,600 को। तो यहाँ पे मैंने लिखा दी कि 12,600 उनका ओपनिंग बैलेंस था। फिर इसमें मैंने दो कॉस्ट इसको चार्ज की हैं। नंबर 1 मैंने पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई थी वो वाली चार्ज की है, और उसके बाद मटेरियल, लेबर और एफओएच चार्ज किया है, जिसकी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एंट्री यहाँ पे करके बताई हैं। ये दो एंट्रीज जो हैं, तो यहाँ पे कुकिंग मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आपके पास वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग से 25,000 की कॉस्ट आई है। फिर उसके बाद है जी मटेरियल्स से आपको जो है वो यहाँ पे 4,250 की कॉस्ट आई है। फिर पेरोल से आपको यहाँ पे 8,500 की कॉस्ट आई है, और एफओएच से आपको यहाँ पे 21,250 की कॉस्ट आई है। तो ये इस तरीके से मैंने ये वाली जो दो बेसिकली मेरी एंट्रीज हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। और पोस्ट करने के बाद जब मैं इसको टोटल करूंगा 12,600, 25,000, 4,250, 8,500, 21,250, तो ये आ जाएगा मेरे पास। जो मेरा टोटल आया था यहाँ पे देखिए, ये सेकंड में जो मेरा 71,600 का टोटल था, ये वाली अमाउंट और इन सब को मैं प्लस करके 59,000 अमाउंट ला रहा हूं। इन दोनों को टोटल करूंगा तो 71,600 की ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं 71,600। तो समझ लें कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो सेकंड सेगमेंट है ना, सेकंड पार्ट जो है कॉस्ट ऑफ CPR का,
जो सेकंड सेगमेंट है, ये सेकंड टेबल है, वो उसकी ये इस अकाउंट की डेबिट साइड होती है। और इसी तरीके से जब इसका थर्ड पार्ट आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये दैट इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ सीपीआर। तो ये जो थर्ड सेगमेंट है, वो इसका थर्ड जो सेगमेंट ऑफ सीपीआर जो है वो उसका वो बेसिकली इसकी क्रेडिट साइड बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखें, ये यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट है। तो ये मैंने यहाँ पे जो एंट्री की है फिनिश्ड गुड्स वाली, ये वाली, ये वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट हो रहा है और फिनिश्ड गुड्स क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो मैं यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की वजह से लिख रहा हूँ 63,877 को। और फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की ये जो कॉस्ट है, ये वाली, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसमें यह है, ये 4 एलिमेंट मैं लिखूंगा। इसमें जो है वो वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग, वो है जी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 4,800। फिर उसके बाद है जी मटेरियल्स, वो है मेरे पास यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 365.4। फिर उसके बाद है जी पेरोल, पेरोल दिया हुआ है जी 730.8। और फिर उसके बाद आखिर में है जी FOH, और FOH मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है 1826.9, 1826.9। और इन सब को जब मैंने टोटल किया तो ये उसी तरीके से 71,600 की ही अमाउंट बनती है। तो ये समझ लें कि ये वाला जो है, ये वाला पूरा जो पार्ट है नंबर 3, ये क्रेडिट साइड होती है जो है वर्क इन प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट के अकाउंट की। और ये जो डेबिट साइड होती है, ये उसी सीपीआर का जो सेगमेंट 2 बनाते हैं आप, ये उसकी जो है वो वाली साइड होती है। तो बेसिकली ये जो 2 सेगमेंट्स हैं, ये बेसिकली 2 साइड्स हैं हमारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की। तो ये बेसिकली मैंने अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो उसकी एंट्रीज हैं और फिर उसका जो रिस्पेक्टिव जो है लेजर अकाउंट होता है वर्क इन प्रोसेस का, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और ये मैंने आप लोगों को ये तमाम वर्किंग जो है वो बेसिकली हम करते इसलिए हैं कि हमने ये वाली एंट्री परफॉर्म करना होती है। ये एक एंट्री करने के लिए हमें ये सारी की सारी मुसीबत करना पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग जो है वो तमाम एंट्रीज को समझ सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जब इन तमाम चीजों को समझ गए हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें आपकी मजीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद मी।